जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही है, पढ़ाई चल रही है। और आशा करूंगा कि आप सभी ने अपना रिवीजन भी एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, मैं अपनी हर क्लास में आपको रिपीट करता रहूँगा कि रिवीजन ही केवल एकमात्र वो आपके पास तीर है जिससे आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो प्लीज़ रिवीजन जरूर करते रहिए। आ जाइए सभी, अपने हालचाल बताइए। सभी अपने हालचाल बताएंगे, कैसे हैं आप सब? तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का केवल नाम है सिलेबस में, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रॉपर आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। यूपीएसआई या कांस्टेबल स्तर पर प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो टेक्निकल में आ जाएगा, जैसे कि आपका एनडीआर फोर्स वगैरह में। सिलेबस वगैरह की चिंता मत करिए, लेवल की वो आपको अप टू द एग्ज़ाम ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो सभी दोस्त आ चुके हैं, मनोज हैं, प्रद्युम्न हैं, प्रवीण हैं, मनीषा, दीपक हैं, सौरभ हैं, प्रदीप हैं, कुमार, अमन हैं, बबीता हैं, आंचल हैं, शिवम हैं, जितेंद्र हैं, नटराज हैं, शिवी कुमारी, अभी हैं, प्रशांत हैं। सभी दोस्तों का बहुत 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 सारा स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, शस्त्र श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। और सभी दोस्त एकदम बहुत अच्छे हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत को, और मुझे आप सब लोग दिखाएंगे अपना दमखम इन दो क्वेश्चंस के आंसर करके। तो मुझे दिखाइए कि हाँ, वाकई आपका जो रिवीजन है वो बढ़िया चल रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, कल जो हमने पढ़ा था उसमें से दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए, जो विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सदिश राशि है या फिर एक अदिश राशि है? बताइए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? बताएंगे सभी लोग। उसके बाद दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो वेग होता है, वेग यानी कि वेलोसिटी, आप मुझे इसकी विमा बताइए। वेग की विमा बताइए, यानी कि आप सभी लोग मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन बताइए। वेलोसिटी की डायमेंशन आप सभी लोग मुझे बताइए। तो विस्थापन के बारे में क्या कह रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चे कह रहे हैं रिवीजन कर लिया है, कोई थे? आप कुछ भी पूछ लीजिए, वाकई ये आपका जो कॉन्फिडेंस है एकदम गजब है, काबिल तारीफ है। सदिश राशि है, बहुत ही बढ़िया। तो आप सब लोगों को याद है, बिल्कुल देख के अच्छा लगा, एकदम मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ चलो बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। सदिश राशि है यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेग की विमा बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आने शुरू हो चुके हैं। पीडीएफ में उल्टा लिख दिया था, दूरी में विस्थापन लिख दिया था, विस्थापन में दूरी, वो मैंने सही करा दिया है, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया था वो बिल्कुल ठीक पढ़ाया था, पीडीएफ बनाने वाले भैया ने गड़बड़ कर दिया है। हैंड रिटन पीडीएफ में, बोर्ड पीडीएफ बिल्कुल करेक्ट होगी, हैंड रिटन पीडीएफ में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो क्या है इसकी यूनिट जो हो जाएगी, डायमेंशन जो हो जाएगी, वो हो जाएगी LT-1। बिल्कुल आप सभी लोगों का एकदम शानदार जवाब है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की कहानी को स्टार्ट करें। और कल हमने बात की थी कि जो गति होती है, यानी जो मोशन होता है, वो आपका दो तरह का होता है। एक तो 1D मोशन होता है और एक 2D मोशन होता है। एक आपका एक विमीय गति होती है और दूसरी द्विविमीय गति होती है। तो कल हमने 1D मोशन को स्टार्ट किया था और उसमें हमने सीखा था लेंथ दो तरह की होती है, एक दूरी, एक विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके साथ ही हमने देखा वेलोसिटी और स्पीड को, यानी कि वेग और चाल को, और साथ ही हमने फिनिश किया था त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन पर आकर। ठीक है, यहाँ तक का थम्स अप करिए एक बार। उसमें लास्ट टॉपिक रह गया था जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया है, ये कल वाले चैप्टर का ही एक पार्ट है, एक विमीय गति का ही एक पार्ट है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण। उसका नाम है गति के समीकरण, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं? देखिए,
इक्वेशन ऑफ मोशन से आपके यहाँ केवल थ्योरेटिकल सवाल बनेगा, कोई भी न्यूमेरिकल सवाल नहीं बनेगा। बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक सबको क्लियर है, सभी के थम्स अप हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। वॉइस सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। लाइटिंग एक बार ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है, लाइटनिंग को देखिए एक बार, ठीक है। ठीक है जी, चलो। तो देखिए गति के समीकरण, पहले तो ये देखिए कि गति के समीकरण दिखाते क्या हैं। जैसे मान के चलिएगा कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो जो वस्तु का शुरुआत का वेग होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मैं अभी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो इसको बोलेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग। इसको बोलेंगे हम प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को हम दिखाते हैं किससे? u से। प्रारंभिक वेग को u से दिखाया जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है। गति के नियम अगले चैप्टर में आएंगे, इसमें समीकरण है, गति के नियम के ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर है। मैंने जब सिलेबस लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो ऊपर करना एक बार, ऊपर ऊपर। एक बच्चे का डाउट है कुछ, क्या करें? इतनी जल्दी क्यों कर दिया? उससे करो ना, माउस के देख लो एक बार, कोई डाउट था बच्चे का, बताओ। हाँ बस यही सर, तुम्हारी हर क्लास एक सी, सत्येंद्र पाल सीजीएल वाला है भाई। देखिए जो आपकी फिजिक्स का पोर्शन है वो कांस्टेबल स्तर का सेम रहेगा, है ना। अब भाई गति के समीकरण तो गति के समीकरण ही रहेंगे, चाहे वो सीजीएल में हो चाहे वो यूपीएसआई में हो। v बराबर यू प्लस ए टी ही होगा, मैं v बराबर यू प्लस एस टी थोड़ी कर दूंगा, तो चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ स्तर हम वही रखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी? प्रारंभिक वेग क्या रहेगा? u रहेगा। और मान के चलिएगा कि अचानक से किसी ने उसका वेग बढ़ा दिया, और वेग बढ़कर मान लो 15 हो गया, जैसे किसी ने फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया, उसका वेग बढ़ गया। तो वेग बढ़कर मान लो हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको बोलते हैं हम, किसी वस्तु की जो गति बढ़कर हो जाती है या घटकर हो जाती है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। और अंतिम वेग को हम दिखाते हैं किससे? v से। तो v चाहे तो आप ऐसी बनाइए, चाहे आप ऐसी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, v दोनों ही तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। अब मान के चलिएगा कि जब वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड था, तो मान लो वस्तु यहाँ थी, और जब तक 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ वस्तु यहाँ आ गई। तो इसने समय में, मान लो ये समय t था, 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ भी हो सकता है, तो जितना समय इसको लगा होगा उसको बोलेंगे हम t। किसी वस्तु को कोई भी दूरी तय करने में जो समय लगेगा उसे बोलेंगे हम t, ठीक है। उसके बाद उसने जो विस्थापन किया है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक आई है, तो कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे s। और अगर गति बदली है, अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक गति हुई है, तो निश्चित ही इसमें एक त्वरण भी हुआ है, एक्सेलरेशन भी हुआ है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करते हैं कि गति अगर परिवर्तित हुई है, जरूरी नहीं है कि ये बड़ी हो सकता है घटी भी हो, तो इसमें निश्चित ही एक्सेलरेशन हुआ होगा। बताइए जल्दी से, क्लियर है कि इसमें निश्चित ही एक्सेलरेशन हुआ होगा। सारांश यादव, नोट्स अब ठीक हो गए, देखिए एक बार। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस वस्तु में एक त्वरण भी आया है, यानी कि एक्सेलरेशन भी आया है, और एक्सेलरेशन को हम दिखाते हैं किससे? ए से। एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं। अब देखिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गैलीलियो, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गैलीलियो, याद रखना, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गैलीलियो। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ तो न्यूटन साहब का नाम आना चाहिए, आप गैलीलियो क्यों लिख रहे हैं? तो मैं आपसे कहूँगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक गति के समीकरण और एक गति के नियम। गति के समीकरण गैलीलियो साहब ने दिए थे, याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन
गैलीलियो साहब ने दी थी, जबकि गति के जो नियम हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन साहब ने दिए थे। क्लियर है जी? तो उन्होंने कहा कि ये जो 5 पैरामीटर हैं, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, विस्थापन, त्वरण यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, इनके लिए मैं 3 आपको समीकरण देता हूं। कौन कौन से समीकरण? बिल्कुल जा पा रहा है शुभम जी? पहला समीकरण है कि v बराबर u प्लस ए टी, इसको बोला जाता है गति का पहला समीकरण। ठीक है। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको बोला जाता है गति का दूसरा समीकरण। और तीसरा समीकरण जो है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है गति का तीसरा समीकरण। तो ये गति के 3 समीकरण हैं। न्यूमेरिकल नहीं बनेगा इससे आपके स्तर पर, इनसे सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पूछ लेगा इनमें से कोई सा एक देखे कि गति का पहला समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण क्या है। ठीक है, प्रदीप आ रहा है। संजय जी आप अपना थोड़ा सा एक बार क्लास को दोबारा ऑफ करके ऑन करिए। विमाहीन राशियां अंजू साथ के साथ बताएंगे, जब उन राशियों की बात करेंगे तो साथ के साथ। एग्जाम इस प्रकार, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। देखिए मैंने आपको पहले दिन बोला था कि आप केवल अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाइए, इनसे क्वेश्चन 1000 तरीके से पूछ लेगा। पहला सवाल कि गति के समीकरणों के बारे में किसने बताया, किसने खोज की? तो गैलीलियो साहब ने। पूछ लेगा गति का पहला समीकरण क्या है, पूछ लेगा गति का दूसरा समीकरण क्या है, पूछ लेगा गति का तीसरा समीकरण क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनसे सवाल बन सकता है। और ये फिक्स है कि ये पहला है तो ये पहला ही है, ऐसा नहीं है कि इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जी निदा, बिल्कुल। प्रीति, चूंकि 2021 में किसी और ने पढ़ाया होगा तो मुझे नहीं पता कि उसके नोट्स कैसे हैं। अगर आप नहीं नोट्स बनाना चाहते तो पीडीएफ से पढ़ लेना। फिजिक्स अब हिंदी जितनी ईजी लग रही है, बहुत बढ़िया। तो बताइए सभी को क्लियर है कि इनसे इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा। और ये हो गए गति के समीकरण कंप्लीट, और हमें बस इतना ही इसमें पढ़ना है। ठीक है जी, चलो अब थोड़ा सा आगे चलें और आज नए चैप्टर पर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था 1D मोशन, ये 1D मोशन का ही पार्ट है। आज चलते हैं 2D मोशन, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि द्विविमीय गति, कि जब कोई भी वस्तु 2 डायरेक्शंस में गति करती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा दिशाओं में गति करेगी तो उस गति को हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, द्विविमीय गति बोलेंगे। अब द्विविमीय गति जो होती हैं वो कई तरह की गतियां हैं। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तीनों समीकरण परफेक्ट हैं, सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए। डाउट ग्रुप आपका रात को 8 से रात के 10 बजे खुलता है, जिसमें आप 1 घंटे में 1 मैसेज कर सकते हैं, यानी 2 मैसेज आपके पास होते हैं। बट मैसेज में वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, आप 1000 शब्द भी लिखिए तो अपना डाउट जो है वो एक ही मैसेज में लिख के भेज दीजिए, बढ़िया है। चलो, बहुत सारा प्यार आपके लिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो द्विविमीय गति जो है ना वो कई तरह की होती है। जैसे कि देखिए, द्विविमीय गति में जो पहले प्रकार की गति आती है वो आती है प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। द्विविमीय गति कई तरह की होती है। द्विविमीय गति का मतलब कोई एक वस्तु 2 दिशाओं में गति कर रही है, एक से ज्यादा दिशाओं में गति कर रही है। उसमें पहला प्रकार है प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए भाई, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं और ऑफ टॉपिक डाउट ज़्यादा हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक से हटकर जो आपके डाउट हैं प्लीज़ आप उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में पूछिएगा मुझसे, मैं वहाँ डेली रिप्लाई करता हूँ, आप देखिएगा। और ग्रुप में पूछने का तरीका है, आप लिखना @ अपने फ़ोन में मेरा नाम लिखना धर्मेंद्र, नाम लिखते ही दोस्तों आप पहुँच जाओगे मेरा नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करना, वो नीले कलर का हो जाएगा, अपना डाउट लिख देना। अगर ऑफ टॉपिक आपके कोई भी डाउट हैं, टॉपिक से संबंधित डाउट हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पर रिप्लाई दे दूं। बट अब जैसे देखिए,
बहुत सारे डाउट ऐसे होते हैं जब पढ़ाते समय छूट जाते हैं, तो उनके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा, आप उन्हें भी यही पूछ लें मुझसे, है ना। अब सर यहाँ क्यों नहीं जवाब दे सकते हो, भाई डाउट के जवाब देते रहेंगे तो फिर सारा समय इसी में निकल जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपका डाउट है, 2100 बच्चे हैं, ऑफ टॉपिक डाउट है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो मान लो 2100 बच्चे हैं, तो बाकी के जो बच्चे हैं उनका तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है उसमें, है ना जी। तो प्लीज़ आप यहाँ पे पूछना अपने ऑफ टॉपिक डाउट, अभी थोड़ा सा समझने पे फोकस करें। बाकी अगर आप समझाते टाइम लिखेंगे तो फिर शायद आप नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को, और फिजिक्स से सारा समझने का खेल है। जब बोलते टाइम आपकी कंसंट्रेशन फुल है तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर आप रटते रहेंगे। ठीक है, देखिए प्रक्षेप्य गति क्या होती है। ठीक है, अब देखिए कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। प्रक्षेप्य गति का मतलब है जैसे कि आपने नीचे पड़ी हुई फुटबॉल को मान लो किक किया, ठीक है, आपने नीचे पड़ी हुई फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल किस तरह का रास्ता तय करेगी। ये फुटबॉल है, आपको दिखाई दे रही होगी, और ये फुटबॉल इस तरह का रास्ता तय करेगी, है ना। अब देखिए, ना तो ये सीधा रास्ता है, ना ही ये पूरी तरह से गोल रास्ता है, और ना ही कभी फुटबॉल इस रास्ते पर दोबारा आएगी। ये एक अलग ही तरह का रास्ता है। तो जब कोई भी वस्तु इस प्रकार का रास्ता तय करेगी तो उसको बोलेंगे कि ये फुटबॉल प्रक्षेप्य गति में है। ऐसी गति को जब कोई भी वस्तु इस तरह की रास्ते पर गति करती है तो इस गति को हम प्रक्षेप्य गति बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में इस रास्ते का नाम क्या होता है, तो इस रास्ते का जो नाम है वो होता है परवलयाकार। ठीक है, इस रास्ते का नाम क्या होता है, परवलयाकार रास्ता, यानी कि पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, जैसे भाई कोई चीज़ अगर सीधी चलेगी तो स्ट्रेट लाइन कह देंगे, गोल गोल घूमेगी तो सर्कुलर कह देंगे, और अगर ऐसे करके चलेगी कि मतलब यहाँ से शुरू हो और ऐसे करके यहाँ गिर जाए, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे पैराबोलिक मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, और ऐसे रास्ते को बोलेंगे हम पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे फुटबॉल की गति हो गई, रॉकेट की गति हो गई, यानी कि इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे इसको तो लिख देंगे मोशन ऑफ फुटबॉल, मोशन ऑफ फुटबॉल। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक रॉकेट जो छूटता है मोशन ऑफ रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट, तो रॉकेट कभी सीधा नहीं जाता, रॉकेट कभी भी सीधा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि रॉकेट छोड़ोगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा, आप ध्यान से देखना, वो ऐसे होकर ऐसे होता हुआ चला जाएगा। यानी कि ये देखो रॉकेट का ही रास्ता है, ये रॉकेट है, वो कैसा रास्ता तय कर रहा है, कुछ इस प्रकार का, समुद्र में गिरते समय, तो ऐसे रास्ते को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ, यानी कि प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति में से बस इतना ही आपसे आएगा। चलिए आनंद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, 12th की याद आ जाती है, वेरी गुड। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया द्विविमीय गति में प्रक्षेप्य गति। अब सर ये द्विविमीय कैसे गति कर रही है, देखिए अगर मैं कहता हूं मान लो बॉल पहले यहां थी और अब यहां है, तो यहां से यहां तक जाने में बॉल कितनी दिशाओं में गई है। आप कहोगे कि पहले ये एक्स में भी गई है, देखिए इस दिशा में भी गई है, और फिर ये इस दिशा में भी गई है, तो 2 दिशाओं में गई है, इसलिए इसको बोलते हैं हम द्विविमीय गति। ठीक है जी, चलो अगला जो इसका उदाहरण है वो होता है कोणीय गति। अगला जो प्रकार है द्विविमीय गति का, अगला प्रकार जो है वो है कोणीय गति। देखिए कोणीय गति के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस में है, तो अभी बस इतना समझिए कि कोणीय गति कुछ होती है, पहले इसको फिनिश कर लें, सारी गतियों के प्रकार पढ़ लें जिनके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे आप। तीसरी गति जो होती है इसका नाम है दोलनी गति, या इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए जैसे मान के चलिएगा ये पेन यहाँ पर लटका हुआ है, मैं इस पेन को ऐसे करके छोड़ देता हूँ, मैं इस पेन को ऐसे करके छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, ये पेन लगातार ऐसे ऐसे करके हिलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके हिलता रहेगा। यानी कि ये अपने इस बिंदु से, ये इसका विराम का बिंदु है, ये इसका स्टेशनरी पॉइंट है, तो ये क्या कर रहा है, लगातार इसके इधर और इधर गति कर रहा है। तो देखो ना तो ये पूरी तरह से गोल है, ना ये सीधा है, ना ये ऐसा है, ये एक अलग तरह की गति है। जब एक वस्तु अपनी एक निश्चित
स्थिति के दोनों ओर गति करती है, टू एंड फ्रो, इधर और उधर। तो इस गति को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या फिर दोलनी गति कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है झूले पर झूलना। भाई झूले पर झूलता हुआ आदमी भी तो एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। या फिर दीवार घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है, जो आपका वॉच का पेंडुलम जो होता है, आप समझ गए होंगे कि आपने देखा होगा घंटा जिसको बोलते हैं ना, घड़ी का घंटा जो होता है उसकी गति होती है। तो बताइए एक बार क्लियर है? क्या आपको दोलनी गति क्लियर है कि किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे की गति, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो आपका दोलनी गति होती है। ठीक है, चलिए CS चौधरी, सभी को बहुत सारा आभार, सच में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। आप सब लोग भी बहुत बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। वैष्णवी इतना गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, तराजू वाली सुई की गति देखो कितना बढ़िया तरीके से आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो भी चीजें इस तरह से मोशन करेंगी वो सब की सब आपकी हो जाएंगी। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। सौरभ अभी आगे बात करेंगे भाई, है ना जी। शिवानी, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चौथे तरह की गति आती है 2D मोशन में, आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई? पीरियोडिक मोशन का मतलब है, अब देखो जैसे मान के चलिएगा कि ये पेंडुलम है, ठीक है। अगर पेंडुलम मान लो, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको डायग्राम। अगर पेंडुलम मान लो ऐसी गति कर रहा है, ये पेंडुलम है यहाँ लटका हुआ है, कि अब मान लो हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ से ऐसे उठा के फिर छोड़ता हूँ मैं। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना समय लगाया? 5 सेकंड, मान लो 5 सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से इतने 5 ही सेकंड का समय लिया, फिर से इसने 5 ही सेकंड का समय लिया। तो ये गति अब आपकी कैसी है? ये गति आपकी दोलनी गति तो है ही, ये गति आपकी दोलनी गति तो है ही साथ में ये सरल आवर्त गति भी है। दोलनी गति के साथ साथ ये आवर्त गति भी है, यानी कि ये आपकी ऑसिलेटरी मोशन के साथ साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ साथ अब ये आपकी पीरियोडिक भी है। भाई पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि अगर एक चक्कर पूरा करने में किसी वस्तु ने समान समय लिया है, उसको कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। अगर मान लो ये समान समय ना लेती तो हम इसको पीरियोडिक नहीं कहते। अगर ये पहले चक्कर में 5 लेती, फिर 4 लेती, फिर 3 लेती, तो केवल ये दोलनी होती, पीरियोडिक नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि केवल कोई भी गति एक ही तरह की गति हो सकती है, कोई भी गति कई सारी तरह की हो सकती है। तो बताइए एक बार क्लियर है आपको कि पीरियोडिक मोशन कोई भी किसी भी तरह का वो मोशन है जो एक टाइम पीरियड के बाद अपनी गति को दोहराता है, जो एक आवर्त का मतलब एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित टाइम फ्रेम के बाद अपनी गति को दोहराता रहता है। बताइए क्लियर है भैया? सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे बच्चे मजेदार लगते हैं, देखो उन्होंने अपने आप आंसर बता दिए, जैसे चक्रेश हैं, सत्यम है, वेरी गुड वेरी गुड। वाकई आप लोग तो यार बड़े मजेदार हैं। घड़ी की गति हो गई, और घड़ी की सुई कह रहे हैं चक्रेश, और अर्थ की गति कह रहे हैं सत्यम, वेरी गुड। भाई घड़ी की सुइयों की गति क्या है? एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहरा रही है, वो आवर्ती गति है। पृथ्वी एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है सूर्य के चारों ओर या खुद के चारों ओर। चलो चलो बहुत बढ़िया। पहले फिजिक्स से डर लगता था, लेकिन अब मजा आ रहा है, क्लियर है। आदित्य बहुत सारा प्यार आपके लिए, ठीक है। विवेक अभी चलेंगे। इन सब से क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि बताइए जो पेंडुलम होता है उसकी गति कैसी होती है? दोलनी गति होती है, या फिर वृत्तीय गति होती है, या फिर घूर्णन गति होती है? घूर्णन और वृत्तीय हालांकि आपने पढ़े नहीं, अभी समझ जाएंगे आप। तो ये तो हो गई छोटी छोटी सी बात। अब हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो कोणीय गति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिटेल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोणीय गति के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं कोणीय गति, इसको हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। कोणीय गति यानी कि इसको बोलते हैं हम एंगुलर मोशन, ठीक। अब देखिए एंगुलर मोशन क्या होता है भाई? एंगुलर मोशन का मतलब है जब कोई भी वस्तु पूरी की पूरी गोल घूम जाए, पूरी की पूरी अगर कोई भी वस्तु गोल घूम जाती है तो इसको हम कोणीय गति कहते हैं, एंगुलर मोशन कहते हैं। अब देखिए एंगुलर मोशन में भी, कोणीय गति में भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 संभावनाएं हैं। कैसे? गोल गोल घूमने की 2 संभावनाएं हैं।
कैसे हैं समझिए। जैसे आपकी जब शादी हो रही होगी तो आप 7 फेरे लेंगे, किसके? हवन कुंड के, है ना। तो आप हवन कुंड के चारों ओर घूमेंगे, यानी कि आप किसी और वस्तु के चारों ओर घूम रहे हैं जो कि आपका हवन कुंड है। लेकिन जब आपकी शादी को 6 महीने हो जाएंगे और गलती पे बीवी आपको झापड़ मारेगी खींच के, तो आप कैसे घूम जाएंगे? बिल्कुल शक्तिमान की तरह। तब आप अपने ही चारों ओर घूम जाएंगे, तब आप अपने ही चारों ओर घूम जाएंगे। तो एक तो तरीका है गोल, पूरा गोल घूमने का, कि आप किसी और के चारों ओर घूमें, और एक तरीका है कि आप अपने ही चारों ओर घूम जाएं। तो जब कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के चारों ओर घूमती है तो ऐसी गति को हम क्या गति बोलते हैं? वृत्तीय गति। कौन सी बोलते हैं? ऐसी गति को हम वृत्तीय गति बोलते हैं। ऐसी गति को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। और जब कोई वस्तु अपने ही चारों ओर घूम जाती है तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। रोटेशनल मोशन बोलते हैं, यानी कि घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति बोलते हैं, है ना। आप 7 फेरे ले चुके हैं क्या? नहीं भैया, 7 फेरे ले रहा होता तो मैं रात के समय तुम्हें क्यों पढ़ाता भाई? मतलब अपना बीवी बच्चों के साथ रहता, क्लास थोड़ी लेता, है ना जी। तो ये 2 तरह की गति होती है। अब देखिए, यहाँ पे केवल हम समझने के हिसाब से लिखेंगे, बाकी सब कुछ मैंने ऐसे पीडीएफ की फॉर्म में टाइप करवा दिया है। अब मुझे ये बताइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ और आप मुझे ये बताना कि वो वस्तु अपने चारों ओर घूमती है या किसी और के चारों ओर, यानी कि वो रोटेशनल है या फिर सर्कुलर है, वृत्तीय है या घूर्णन है। चलो पहला सवाल आपसे, पहला सवाल है लट्टू की गति। जो क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि लट्टू की गति किस प्रकार की गति है, बताओ जल्दी से बताओ। लट्टू की गति, लट्टू की गति यानी कि जो टॉप होता है, टॉप आपने देखा है, ये वाला जो होता है जिसको बचपन में खूब घुमाया करते थे, ये तो शहरीले लोगों के लिए होता है। गांव वाले लोग तो कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके, हमने भी वही सब काम किए, कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किया, उनको जला जलू लिया, कट्टे वट्टे जो होते हैं, उसके बाद उन्हीं से गोल गोल बना दिया, काला काला वाला, या फिर लकड़ी वाला बनवा लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बताइए लट्टू की गति कैसी गति है? चलो बॉबी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, पहली बार पढ़ रहा हूँ और शायद आप दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे कभी आप अगर मेरी क्लास में आएंगे तो सिर्फ आप रिवाइज कर रहे होंगे। भाई दोस्त 3D गति भी होती है अभिषेक, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। किस तरह की गति है वो बताइए? वो रोटेशनल मोशन है, क्योंकि लट्टू जो है वो अपने ही चारों ओर घूम रहा है। तो अगर लट्टू अपने ही चारों ओर घूम रहा है तो वो कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका कि लट्टू की गति यानी कि मोशन ऑफ द टॉप, लट्टू की गति, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लट्टू की गति यानी कि मोशन ऑफ द टॉप, टॉप की जो गति होती है। ठीक है, चलो दूसरा मैं आपसे पूछता हूं पंखे का घूमना, पंखे का घूमना किस प्रकार की गति है? एक बच्चा आंसर कर रहा है सर गोल गति है। अरे गोल कौन सी गति होती है भाई? या तो रोटेशनल है या सर्कुलेशन है, बताइए। बताएंगे आप सभी लोग एक बार? बहुत बढ़िया। तो पंखा भी क्या है भाई? अपने अपने आसपास मतलब उसके जो ब्लेड्स हैं वो अपने ही तो चारों ओर घूम रहे हैं। तो जो पंखे की गति है यानी कि मोशन ऑफ द फैन, पंखे की गति, पंखे की गति, मोशन या रोटेशन कहिए, मोशन कहिए, एक ही बात है, मोशन ऑफ द फैन। ठीक है, चलो तीसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पृथ्वी की या किसी भी ग्रह की सूर्य के चारों ओर गति, बताइए। पृथ्वी की या किसी भी ग्रह की सूर्य के चारों ओर गति क्या एग्जांपल हो, किसका एग्जांपल है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। बस इतना ध्यान देना है कि पृथ्वी, मैं क्या कह रहा हूं, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति नहीं, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति या किसी भी ग्रह की सूर्य के चारों ओर गति। भाई आपने देखा है कि सारे ग्रह हों या पृथ्वी हो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, बट पृथ्वी जो है ना वो अपने भी अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने भी अक्ष पर घूमती है, यानी कि ऐसे भी घूमती है जैसे ये सूर्य है, तो पृथ्वी ऐसे भी घूमती रहेगी और ऐसे भी घूमती रहेगी, वो ऐसे भी घूमती रहेगी और ऐसे करके भी घूमती रहेगी। तो अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या कोई भी ग्रह घूमेगा
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या कोई भी ग्रह घूमेगा तो ये गति कैसी हो जाएगी? वृत्तीय गति होगी, सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वस्तु किसी और के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो लिखेंगे कि ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति, ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति। ठीक है, इतना तो उम्मीद है सभी को क्लियर होगा, इतनी हिंदी तो सबको आती होगी, इंग्लिश वालों को भी, कि ग्रह क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स का सूर्य के चारों ओर गति। बाकी मैंने बाइलिंगुअल बिल्कुल यहाँ अच्छे से लिख दिया है हर एक शब्द को, यहाँ बस हम समझने के स्तर से लिख रहे हैं। अच्छा, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर गति कर रही है तो वो बताइए किस तरह का मोशन है? भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर मोशन कर रही है तो सीधी सी बात है रोटेशनल मोशन है। तो हम क्या लिखेंगे कि पृथ्वी की अगर अपने अक्ष पर गति है, अपने एक्सिस पर रोटेशन है, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति यानी कि मोशन अपने सेल्फ के एक्सिस पर, इट्स ओन एक्सिस। ठीक है जी, घड़ी की सुइयों की गति बताइए किस तरह की गति है? तो रोटेशनल मोशन है। सभी बच्चे बढ़िया आंसर कर रहे हैं। अब देखो, घड़ी की सुइयों की गति जो है, पीछे हमने क्या पढ़ा था? वो एक आवर्ती गति थी, लेकिन वो घूम भी तो अपने चारों ओर रही है, वो रोटेशनल मोशन भी है। तो मैंने कहा था कि कोई वस्तु की गति फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा फिक्स तो है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह की गति को दिखाएगा, वो एक से ज़्यादा तरह की गति को भी दिखा सकता है। बिल्कुल आवर्ती भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दी सारी चीज़ें। भाई पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति भी हो सकता है, घड़ी की गति आवर्ती गति भी हो सकती है, और आपका रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा गति हो सकती है। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर यहाँ पर घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयों की गति, सही है, घड़ी की सुइयों की गति। चलिए एक गति और बताइए मुझे, वो क्या है? जैसे पेपर में आया हुआ सवाल है, जैसे पूछा जाता है कि ये परमाणु है, ठीक है, और उसके अंदर ये नाभिक है, ये नाभिक है, तो होता क्या है कि नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन लगातार कैसे घूमेगा? नाभिक के आसपास ऐसे शू, इसके आसपास घूमता रहेगा। तो बताओ, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की गति किस तरह की गति है? बताइए। बहुत 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 बढ़िया, सभी के आंसर एकदम जबरदस्त आ रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है ऑप्शन में दोनों होंगे, ऑप्शन में कोई एक होगा, है ना, परेशान मत होइए, ऑप्शन में केवल एक होगा। भाई अमित जी, कॉल का फ्लो अभी ज़्यादा चला हुआ है एसएससी जीडी के बैच की वजह से, तो आप कॉल लगाते रहिए, लग जरूर जाएगी। चलिए मनीष, बहुत सारा आभार भाई आपके लिए, बहुत 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 बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं, समझ में आ जाता है, वेरी गुड। ठीक है, तो बताइए कि इलेक्ट्रॉनों की किसी और चीज के चारों ओर गति है, तो आप कहेंगे सर्कुलर मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन्स की नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर गति, इलेक्ट्रॉन की नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर गति, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गति। ठीक है, तो ये भी कैसी गति है आपकी? ये भी आपकी सर्कुलर मोशन है। तो ये हो गई कोणीय गति। मैंने बढ़िया तरीके से यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, सही है। चलिए अब देखिए, एक टर्म आती है जिसका नाम है आवर्तकाल। और आवर्तकाल द्विविमीय गति के जितने सारे प्रकार हैं उनमें से किसी के लिए भी समान रूप से लागू होती है। तो आवर्तकाल का मतलब होता है कि किसी भी गति करती हुई वस्तु के द्वारा, चाहे वो आवर्ती गति कर रही है, चाहे वो आपकी दोलनी गति कर रही है, चाहे वो आपकी कोणीय गति कर रही है, चाहे वो आपकी वृत्तीय गति कर रही है, चाहे वो आपकी घूर्णन गति कर रही है, चाहे वो प्रक्षेप्य गति कर रही है। प्रक्षेप्य में तो होगा ही नहीं क्योंकि एक चक्कर पूरा करना है, मतलब इस तरह का कोई भी मोशन जिसमें वस्तु एक चक्कर पूरा करती है। तो किसी भी गोल घूमती हुई वस्तु के द्वारा, यानी कि द्विविमीय गति में किसी भी वस्तु के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। ऐसे ही दिमाग में इसको बिल्कुल सेट करना है कि आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। जैसे कि आप गोल घूमने वाले झूले पर जाते हो तो वहाँ पे मान लो एक चक्कर पूरा करने में हो सकता है कि आपको 1 मिनट का समय लगे, तो आवर्तकाल कितना हो गया? 1 मिनट। बट ऐसा यूनिट जो होती है समय की वो सेकंड होती है, तो 60 सेकंड कहेंगे।
ठीक है। सर्कुलर मोशन, पृथ्वी की गति क्यों नहीं होगी? भैया सुमित, मैंने पृथ्वी की गति दोनों तरीके से बताई है, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने अक्ष पर रोटेशनल होगी, किसी और के आसपास, सूर्य के आसपास उसकी गति वृत्तीय गति होगी, सर्कुलर मोशन होगा। दोनों तरह की गति है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आवर्तकाल पूछा जाएगा, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? तो भाई आवर्तकाल क्या है? लगने वाला समय ही तो है। आवर्तकाल क्या है? लगने वाला समय। तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? सेकंड। क्योंकि आवर्तकाल लगने वाला समय है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। बहुत बढ़िया शगुन, बहुत बढ़िया। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप करेंगे। अब देखिए, मान के चलिए कि ये तो हो गया कि जैसे गोल गोल घूमने वाला झूला है, तो हम उसमें क्या बताएंगे कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा। लेकिन जिन वस्तुओं की गति बहुत तेज होती है, जैसे कि मान लीजिए मोटर होती है, मोटर जो होती है कितनी तेज घूमती है, तो अगर हम किसी से पूछें कि भाई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, तो ये बात अच्छी लगेगी या अजीब सी लगेगी? क्योंकि भाई एक चक्कर पूरा करने में वो तो बहुत थोड़ा सा समय लेती है, सेकंड से भी बहुत थोड़ा सा समय लेती है, तो थोड़ा कहने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम वहाँ पे उल्टा इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं वहाँ पर, ध्यान से सुनना, कि एक सेकंड में कितने चक्कर लिए। ठीक बात है? देखो देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा कि एक चक्कर में मैं पूछना चाह रहा हूं कितने सेकंड लगे। एक चक्कर में कितने सेकंड लगे, एक चक्कर पूरा करने में कितने सेकंड लगे, इसको तो बोलेंगे आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड। बट ज़्यादा तेज़ी से घूमने वाली चीज़ों में हम टाइम पीरियड का इस्तेमाल नहीं करते। हम ये जानना चाहते हैं कि बोलो एक सेकंड में कितने चक्कर लगे, एक सेकंड में कितने चक्कर लिए, एक सेकंड में कितने चक्कर लिए। तो वस्तु की इस परिभाषा को हम कहते हैं, जब कोई भी बॉडी एक सेकंड में कितने चक्कर लेती है, इस चीज को हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई वस्तु एक चक्कर में मान लीजिए 30 सेकंड लेती है, मान लो 30 सेकंड लेती है, ठीक है, तो हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड 30 सेकंड है। अब अगर इसी वस्तु से हम ये पूछें कि तुम एक सेकंड में कितने चक्कर ले रहे हो, तो कैसे करेंगे? आप ऐसे कहोगे कि भैया जी ऐसे बोलो इसको कि एक सेकंड में कितने चक्कर, तो आप कहोगे एक सेकंड में 1/30 चक्कर। बोलो, क्लियर है? ये बात ऐसे भी लिखी जा सकती है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मुझे ये बताओ, मेरी बात से कौन कौन सहमत है कि जी चाहे फॉर्मूले से देख लो चाहे परिभाषा से देख लो, आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। साइकिल का पहिया कैसी गति करता है? पहली बात तो साइकिल का पहिया अपने ही अक्ष के आसपास घूम रहा है, तो रोटेशनल मोशन है। दूसरा, अगर आप एक समान गति से चलाएंगे उसको, तो वो जो पूरा चक्कर करने में समय लेगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक जैसा होगा, तो उसको आवर्ती गति भी कह सकते हैं। तो मुझे बस इतना बताइए कि हाँ जी, हमें समझ में आ गया कि आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और आवर्तकाल को T से दिखाते हैं तो आवृत्ति को F से दिखाते हैं। आवृत्ति को F से, आवर्तकाल को T से, तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के उल्टे। तो या तो ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। बताइए जी कौन कौन सहमत हैं? बहुत बढ़िया। एक भैया कह रहे हैं यस उस्ताद जी, वाह, मैं सहमत हूं। तो फिर से दोबारा समझिए कि एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में कितने सेकंड लगे, या एक सेकंड में कितने चक्कर लगे। तो बोल के देखिए इसको कि दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे की उल्टी हैं। मौत के कुएं में जो गाड़ी चलती है भाई, वो किसी और चीज के चारों ओर गति कर रहे हैं, वृत्तीय गति है। अगर एक समान गति से चल रहे हैं तो वो आपकी आवर्ती गति भी है। ठीक है, चलो क्लियर है तो सभी को? बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है,
ये मैंने सब कुछ अच्छे से लिख दिया, ठीक है। आवर्तकाल, आवृत्ति, यहाँ पर समझने के पर्पज से कर रहे हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भैया देखिए आवृत्ति का मात्रक निकालो यहाँ से, यानी कि यहाँ से आवृत्ति का मात्रक निकलेगा 1/समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा 1/सेकंड। क्या हो जाएगा, 1/सेकंड। या इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, या सेकंड इनवर्स को ही तुम जो सीधा सीधा याद करते हो क्या, हर्टज, जिसको HZ से बोलते हैं। आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स या फिर हर्टज होता है, और आवृत्ति का मात्रक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, कि आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स या फिर हर्टज होता है। बहुत बढ़िया दीपक। तो सभी बच्चे कह रहे हैं नाइस, समझ में आ गया, और आवृत्ति का आंसर भी कर रहे हैं। हर्टज सभी को पता होगा, बट सेकंड इनवर्स कुछ ही लोगों को पता होगा, और प्रश्न ऐसे ही करके आपसे पूछे आते हैं। सर बहुत अच्छे से समझा देते हैं, बहुत 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 थैंक यू। और अच्छे से आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं भौतिकी विज्ञान वगैरह कि आराम से समझ में नहीं आते हैं। ठीक है जी, चलो क्लियर है आप सभी को। तो जो शॉर्ट में लिखना चाहते हो वो यहाँ से नोट कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। जो पूरा लिखने की आदत है जिनको कि 1 सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, वो यहाँ से लिख लेना। मैंने दोनों तरह की सुविधाएं आपको दे दी गई है कि ये आवृत्ति की डेफिनेशन हो गई और ये आवर्तकाल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी, चलो। और आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब एक नए मुद्दे पर चलते हैं और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस बात का मुझे जवाब देना। देखिए याद रखना कि जब भी कोई वस्तु गोल गोल घूमती है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, कि जब भी कोई वस्तु गोल गोल घूमती है, जैसे मान के चलिएगा मैं एक पत्थर को ऐसे पकड़ के घुमाता हूं, ये धागा है, मेरे हाथ में एक धागा है और मैं पत्थर को गोल गोल घुमा रहा हूं, ऐसे करके गोल गोल घुमा रहा हूं। तो एक बल मैंने लगाया हुआ है, किस पर लगाया हुआ है, रस्सी पर लगाया हुआ है। ठीक है भाई, अगर मैं इसको प्रॉपर आपको बना के दिखाऊं तो कहानी ऐसे है कि ये मान लो रस्सी है एक, ये मान लो एक पत्थर है, और ये पत्थर कैसे घूम रहा है, ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं लगातार इसको ऐसे अंदर की तरफ खींच रहा हूं, है कि नहीं है। मैंने हमेशा अंदर की तरफ एक फोर्स लगाया हुआ है। अब देखिए क्या हो कि अगर मैं रस्सी को अचानक बीच से काट दूं, तो आप ये देखेंगे कि गोल गोल घूमता हुआ जो पत्थर है, गोल गोल घूमता हुआ जो पत्थर है, अब वो बिल्कुल ऐसे सीधा जाएगा, रस्सी कटते ही बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। बोलो क्या मैं सही कह रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कि पत्थर की गति अगर बहुत ज्यादा है, मान लो बहुत तेज पत्थर घुमा रहे, तो ऐसे ऐसे करके यूं गिरेगा, नहीं, काट के देखना वो बहुत सीधा चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर हमेशा से सीधा जाना चाहता था, पत्थर हमेशा से बाहर की ओर जाना चाहता था, क्योंकि उस पर बाहर की ओर एक बल लगा हुआ था। क्या हमने लगाया था? जी नहीं, हम तो अंदर की तरफ बल लगा रहे थे, हम तो अंदर की तरफ बल लगा रहे थे, इस पर बाहर की तरफ एक बल लगा हुआ था। तो मेरे दोस्तों, गोल घूमती हुई किसी भी वस्तु पर, याद रखना यह प्रकृति का नियम है कि गोल घूमती हुई किसी भी वस्तु पर बाहर की तरफ एक बल लगेगा। जैसे देखिए, आपने एक काम जरूर किया होगा, या फिर आप करके देख लेना, कि एक बर्तन लेना जिसमें एक कुंदा लगा हुआ हो, जैसे गांव में तो उसको कुछ भी बोलते हैं, डब्बी बब्बी कुछ भी बोल देते हैं। एक स्टील का बर्तन लेना जिसमें कुंदा लगा हुआ हो, उसमें पानी भर लेना, और ऐसे करके आप सभी ने उसको घुमाया होगा, घुमाया था। तो जब वो बर्तन उल्टा भी हो जाता है, यहाँ उल्टा बर्तन हो जाता है, फिर भी उसमें से पानी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि पानी पर ऊपर की ओर एक बल लगा रहता है जो उसको ऊपर की तरफ खींचता है। इसको सीधा सीधा याद रख लीजिए कि जब किसी वस्तु को गोल गोल घुमाया जाता है तो वस्तु पर बाहर की तरफ एक बल लगता है, हमेशा बाहर की तरफ एक बल लगता है। जैसे इस वस्तु पर भी लगेगा, ये पत्थर है तो इस पर बाहर की तरफ एक बल लगेगा, ये प्रकृति का बल है, लगेगा ही लगेगा। और इस बल को क्या बोलते हैं हम? इस बल को बोलते हैं, देखिए ये है इसका केंद्र, और इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल हिंदी में। अप माने क्या होता है? बुरा। बुरा कौन है? जो हमसे दूर है।
तो अप माने बुरा, बुरा कौन है? जो हमसे दूर है। तो जो केंद्र से दूर के दूर लगे, केंद्र से बाहर जाने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं हम अपकेंद्रीय बल। इंग्लिश में याद रखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बताइए क्लियर है? जैसे कि पूछे जाते हैं इसके उदाहरण बताइए। वो कौन था जो बाहर की तरफ बल लगा रहा था? आफरीन जी, मैं वही बता रहा हूं कि ये एक प्रकृति का नियम है कि भैया उस पर बाहर की तरफ बल लगेगा। हाँ, भास्कर ने सही कहा, डोलू ओलू कुछ भी बोलते हैं उसका नाम, है ना। अब देखो इसके उदाहरण पूछे जाएंगे कि अपकेंद्रीय बल के उदाहरण बताइए। तो देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब गांव में माताजी दही को बिलोती हैं तो जो मथनी होती है उसको ऐसे ऐसे करती हैं। वैसे आजकल तो इलेक्ट्रिक आ रही हैं। तो वो मथनी क्या करती है? मथनी क्या करती है कि इस दही पर बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। उस फोर्स के लगने से मक्खन अलग हो जाता है। अब मक्खन को देखना कि वो हमेशा बाद में ऊपर आके जरूर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जब निकलता है तो वो बाहर की तरफ निकलता रहता है ना। तो इसको बोलते हैं हम कि दही से मक्खन निकालने में इसी बल का इस्तेमाल होता है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दही से मक्खन निकालने में इसी का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका उपयोग देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए आप अपकेंद्रीय बल का, कि जैसे आपने बहुत बढ़िया जितेंद्र, वेरी गुड, वॉशिंग मशीन में आप वॉशिंग मशीन का जो सुखाने वाला सेक्शन होता है ना, उसमें क्या करना, आप कम कपड़े रखना, 1-2 कपड़े रखना, रुमाल वगैरह, और उसको घुमा देना। अचानक से खोल के देखना, जब वो गोल घूम रहा हो तो वो रुमाल उस पर चिपक जाता है, क्योंकि उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। या फिर जैसे आप, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एक बॉटल है और इस बॉटल में कुछ डाल लो, है भाई हमारे पास कुछ पतला सा, आप इसमें कुछ डाल लो और उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, पानी निकल गया, ऐसे ऐसे करके घुमाइए। या फिर आप चलो पानी को ही देख लीजिए, पानी को ही देख लो, तो पानी क्या है ना, इसकी सतह पे चिपक जाता है। बोलो यस या नो? जो बल लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये इसकी सतह पर चिपक जाएगा, यानी कि इस पर बाहर की तरफ एक बल लगा हुआ है जिसने पानी को इसकी सतह पर चिपका दिया। आप चाहें तो घर करके देख लेना। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी उसके साइड में चिपक जाते हैं, यानी कि अगर आप ऐसे घुमाओगे तो वस्तु पर बाहर की तरफ एक बल लगेगा। यानी कि वॉशिंग मशीन में भी कौन सा बल लगता है? आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, कपड़े धुलने वाली जो मशीन होती है, वॉशिंग मशीन जो होती है, उसमें भी यही बल लगता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताइए मुझे कि जैसे, चलो यहां तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि अगर हम पत्थर को घुमा रहे हैं और पत्थर के ऊपर प्राकृतिक रूप से, नेचर के नियम के हिसाब से बाहर की तरफ बल लग रहा है, और मान लो मैंने पत्थर की डोरी को काटा नहीं है और मैं उसको घुमा रहा हूं, तो भाई वो बाहर क्यों नहीं जा रहा है? बात ये आती है। तो वो बाहर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि तुमने एक डोरी से बल लगाया हुआ है, और जैसे तुम डोरी छोड़ देते हो तो तुम्हारे द्वारा लगाया गया बल शून्य हो जाता है और पत्थर बाहर भाग जाता है। समझ आया? तो तुम जो बल लगा रहे हो, अंदर की तरफ खींच रहे हो, ये बल बिल्कुल इसके बराबर है। तो पत्थर ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, इसी रास्ते पर लगातार घूम रहा है। तो यहां पर तुमने जो बल लगाया, कहां लगाया? केंद्र की ओर। और हिंदी में अभी माने क्या होता है? केंद्र, सॉरी, अभी माने होता है पास में। तो अभी केंद्रीय बल इसका नाम होता है। जो भी कोई भी बल अगर किसी भी गोल घूमती हुई वस्तु के अंदर की तरफ लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, तो ये सारे बल कैसे हो जाएंगे? अभिकेंद्रीय बल हो जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे सर? सॉरी, सेंट्रीपिटल। इंग्लिश वाले ऐसे याद रखो कि इसमें आ रहा है सेंट्रीपिटल, इसमें क्या आ रहा है? सेंट्रीपिटल, है ना। तो पी माने पास, सेंटर के पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये इसके एग्जाम्पल कहां मिलेंगे भाई? जो आपने बल लगाया है, कहां? रस्सी की तरफ। जो आपने रस्सी पर बल लगाया है, अब इसको क्या बोलोगे भाई? रस्सी जो है ना, हमारे द्वारा बल लगाने से तन जाती है। हम कहते हैं यार ये तो बिल्कुल तनी हुई रस्सी है। अगर हम बल लगाएंगे किसी डोरी पर ऐसे गोल घुमाते हुए, तो रस्सी बिल्कुल टाइट रहती है, उसको बोलते हैं तनाव। मतलब हम जो बल लगा रहे हैं उसकी वजह से रस्सी क्या हो जाती है? तन जाती है। तो जो तनाव होता है, जो टेंशन होती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है,
दोबारा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि देखो यहां भी सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं, है कि नहीं है? सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं। अब भैया अगर ये सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं तो बाहर की तरफ बल लगेगा। अब ऐसे तो ये बाहर भाग जाने चाहिए, लेकिन क्या कोई ग्रह बाहर भाग जाता है? नहीं, वो तो एक निश्चित कक्षा में घूम रहे हैं, क्योंकि उन पर अंदर की तरफ भी एक बल लगा है। अगर बाहर एक बल लग रहा है तो अंदर की तरफ भी एक बल लगा है। यहां पर अब देखो अंदर की तरफ बल लगा है, ये किसने लगाया है? सूर्य ने। सूर्य इतना ताकतवर है। क्यों सूर्य के चारों ओर घूमते हैं सब? क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा ताकतवर है। और अब आप बता दीजिए कौन सा बल है जो सूर्य ने इनको अंदर खींचने के लिए लगाया हुआ है? बोलो, कौन सा फोर्स है जो सूर्य ने अंदर खींचने के लिए लगाया हुआ है? तो आप कहोगे कि जी ये तो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण का बल ही किसका काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण का बल ही आपका अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल भी किसका एग्जाम्पल है? गुरुत्वाकर्षण का जो बल है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये और ये अलग से कोई फोर्स नहीं होते भाई। बाहर की तरफ जो भी फोर्स लगे उसको तुम अपकेंद्रीय बोल देते हो, सेंट्रीफ्यूगल। अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बोलते हो। ये हो कोई सा भी फोर्स सकता है, इनमें से इनमें से इनमें से इनमें से कुछ भी। ठीक है, अब अगला और देखें आगे चल के थोड़ा सा, तो हमने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई वो नाभिक के चारों ओर ऐसे घूमता रहता है। ध्यान से देखो, अगर ये नाभिक के चारों ओर बहुत तेज घूम रहा है तो ये तो बाहर भाग जाना चाहिए था। बोलो सही कह रहा हूं मैं? ये तो बाहर भाग जाना चाहिए था। ये बाहर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि नाभिक जो है, जो न्यूक्लियस है, इस पर अपनी तरफ अंदर की तरफ एक फोर्स लगाकर रखता है। क्यों लगाकर रखता है? देखिए भाई, नाभिक में होता है धनात्मक आवेश और ये कैसा है? ऋणात्मक आवेश। तो हम हालांकि आगे पढ़ेंगे कि ऋण और धन एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो नाभिक अपनी तरफ खींचे रखता है और इस बल को बोलते हैं नाभिकीय बल। कौन सा बल बोलते हैं? नाभिकीय बल। तो भाई नाभिकीय बल भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। बताइए क्लियर है आप सभी को? ये दोनों फोर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं? एक बार प्लीज थम्स अप करेंगे अगर आपको दोनों तरह के फोर्स क्लियर हो गए हो तो। जल्दी बताइए, क्या आपको दोनों तरह के फोर्स क्लियर हो गए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने इनके अच्छे से एग्जाम्पल्स भी यहां पर लिख दिए हैं। एक बार क्लियर हो गए हो तो थम्स अप करिए। देखो जितना प्लीज बोर्ड पर लिखा है, मैं बिल्कुल आपकी क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता जो है आपकी टॉपिक से रिलेटेड बातों को पूछने की, उसकी कद्र करता हूं, पर हमारा स्तर की एक लिमिट है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। अगर आप मुझसे बहुत गहराई की बातें पूछेंगे तो ना तो आपको समझ आएंगी ना ही वो आपके काम की हैं। इसलिए प्लीज़ जितना मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। हालांकि देखिए, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल कद्र करता हूँ। आप ये कहेंगे कि सर हम आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे समय का बहुत अभाव है और हमें अप टू द पॉइंट रहना है। बाकी बच्चों का भी देखना है कि आपका डाउट बाकी बच्चों के लिए, मतलब टॉपिक से हटकर, टॉपिक का डाउट है तो वो आपका भी डाउट हो सकता है। चलो, कह रहे हैं कि अब तो लग रहा है कि मैं टीचर ही बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया, सभी को बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखिए एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है कि भाई जैसे साइकिल सवार है। अब जैसे मान लो, ठीक है कि भाई हम पत्थर को घुमा रहे हैं तो पत्थर को बाहर जाने से रोक रहे हैं, हम अंदर की तरफ फोर्स लगा लिया। भाई इलेक्ट्रॉन्स को कौन रोक ले रहा है? नाभिक। ग्रहों को कौन रोक ले रहा है? प्लैनेट्स को सूर्य अंदर की तरफ एक फोर्स लगाकर रोक ले रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी मोड़ पर साइकिल को लेकर बहुत तेजी से मुड़ते हैं तो भाई निश्चित ही आप पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अब आपको कौन खींचेगा अंदर? चलो आप तो फिर भी स्लो चलाते हो, लेकिन जो रेस करने वाले होते हैं, आपने देखा होगा कि वो बहुत तेजी से साइकिल चलाते हैं। अब मान लो वो इस मोड़ पर ऐसे मुड़ रहा है, ये हमारा मोड़ है, ऐसे मुड़ रहा है। अब अगर इस मोड़ पर ये मुड़ेंगे तो गोल घूम रहे हैं, और अगर ऐसे गोल घूम रहे हैं तो इन्हें एक फोर्स चाहेगा जो बाहर ले जाए, है ना। अब अगर ये सीधे मुड़ेंगे ना, ये कहेंगे अरे हम तो पुष्पा हैं और हम नहीं झुकेंगे। अगर ये सीधे मुड़ने की कोशिश करेंगे तो बाहर जा गिरेंगे। इसलिए आपने देखा होगा
आपने देखा होगा कि मेरे दोस्तों आपने देखा होगा कि जो साइकिल सवार है वो अपने आप को झुका लेते हैं, या जो बहुत तेज़ी से जो बाइक सवार होते हैं, जो आप रेस करने वाले होते हैं, वो झुका लेते हैं। झुकाने से क्या होता है कि अंदर की तरफ एक फोर्स मिल जाता है, ये फोर्स हमें इधर खींच रहा है, तो हमें क्या चाहिए, इसका अपोजिट एक फोर्स चाहिए जो इसको बैलेंस कर दे। तो अंदर की तरफ एक फोर्स मिल जाता है। अब अंदर की तरफ फोर्स लगने वाला, अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स का क्या नाम होता है? आप कहेंगे जी अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स का नाम तो अभिकेंद्रीय होता है। दिख रहा है बोर्ड पे, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपिटल, पी माने पास। तो सवाल आएगा कि साइकिल सवार अपने आप को क्यों झुका लेता है, तो आप कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स लेने के लिए, अभिकेंद्रीय बल लेने के लिए। वो कैसे मिलता है वो नहीं जानना, क्योंकि वो फिर 12th स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा, एक बच्चा ये कहेगा कि सर ये तो चलो ठीक है, इन्होंने तो झुका लिया, भैया कार चालक क्या करे? अगर मान लो किसी हाईवे पर बहुत ज़्यादा स्पीड से कार ड्राइवर मुड़ता है, देखो स्लो स्पीड से मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बल जो है स्पीड पर डिपेंड करेगा। अगर आप ज़्यादा स्पीड से मुड़ेंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार, भैया कार चालक कैसे अपने आप को झुकाए? तो उनके लिए इंजीनियर्स व्यवस्था बनाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जहाँ हाईवे वगैरह होते हैं, जहाँ पर स्पीड बहुत तेज़ होती है, उनको उठा दिया जाता है ऐसे। तो सड़कों को ऊपर उठा दिया जाता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स। क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ द रोड्स। लिख दिया है मैंने इंग्लिश में, बैंकिंग ऑफ द रोड्स। ये क्यों होती है? क्योंकि भैया गोल गोल चीज़ घूम रही है, तो निश्चित ही उस पर बाहर की तरफ बल लगेगा। हमें क्या चाहिए? अंदर की ओर एक बल। और कौन सा बल है ये आपका? ये आपका है सेंटर की ओर। तो इसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए रोडों को उठा दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 2D मोशन, द्विविमीय गति। आशा करूंगा सब कुछ बढ़िया तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जी प्लीज़ सबका रिवीजन किया करिए। अगर आपने एक टाइम निकाल ही लिया है, देखिए किसी भी काम को करिए तो फिर ऐसा करिए कि उसमें कोई कमी की गुंजाइश ना रहे। अभी क्या कर सकते हैं आप, जैसे जितना पढ़ाया जा रहा है ना, उसकी सारी क्लास लेने के बाद आप अच्छे से रिवीजन करें। अगर आपने क्लासेस मिस की, जैसे चलो यार छोड़ते हैं बाद में ले लेंगे, तो फिर बैकलॉग हो जाएगा आपका, और बैकलॉग समय के साथ इतना इकट्ठा हो जाएगा कभी आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई। तो आशा करूंगा कि भाई आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।